स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब कश्मीर में श्रीनगर नाम के एक शहर में एक सेठ रहा करते थे जिनका केसर का व्यापार था और उनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। उनकी केसर की परख भी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उनकी केसर मुंह मांगे दामों पर बिकती थी। मोटा मुनाफा होने के कारण सेठ दौलत राम के पास दौलत का अंबार लग गया था। सेठ दौलत राम को अपनी दौलत पर बहुत ही घमंड था और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के लिए एक 9 महला मकान भी बनवाया था जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। अब सेठ को ये लगने लगा कि दुनिया में उसके बराबर अमीर कोई नहीं है। एक बार सेठ के मन में ये परखने की इच्छा हुई कि उनके समान कोई दूसरा अमीर है या नहीं। इस बात को जांचने के लिए उन्होंने 100 ऊंट केसर के बेचने के लिए भेजे। शर्त ये थी कि सभी ऊंटों की केसर एक ही व्यक्ति को बेचनी है और उनका भुगतान भी एक ही वर्ष के गड़े हुए सिक्कों में हो। एक ऊंट की कीमत 1000 अशर्फियां थी। सेठ जी के कारिंदे इन ऊंटों को लेकर देश विदेश में भटकते रहे, परंतु उनको केसर खरीदने वाला कोई भी सेठ नहीं मिला और एक ही बार में सारे केसर का भुगतान तो नामुमकिन सी बात थी। इसलिए 1 साल तक भटकते हुए सेठ के कारिंदे उन ऊंटों को लेकर अपने शहर वापस आ गए। अब तो उनके अभिमान का कोई अंत ही नहीं था। दौलत कमाने के चक्कर में सेठ दौलत राम को ये पता ही ना चला कि कब उनकी बेटी सुलक्षणा जवान हो गई और विवाह के योग्य हो गई थी। सेठानी उन्हें बार बार अपनी बेटी के विवाह की याद दिलवाती, पर सेठ दौलत राम को वो हमेशा बच्ची ही नजर आती थी। एक दिन जब सेठानी ने जिद की तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे समान अमीर कोई सेठ है ही नहीं जिसके बेटे के साथ अपनी बेटी सुलक्षणा के विवाह की बात की जाए, और अपने से छोटे किसी सेठ के पास बेटी का रिश्ता भेजने से तो मेरी जग हंसाई होगी। इस पर सेठानी ने पूछा, तो क्या लड़की सारी उम्र घर पर कंवारी ही बैठी रहेगी? तो क्या इसकी शादी करोगे ही नहीं? इस पर सेठ जी ने जवाब दिया, अरे इसके विवाह की चिंता तो मुझे भी है, परंतु करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठानी ने कहा, रिश्ते अपने आप नहीं होते, इन कामों के लिए तो नाई और ब्राह्मण बहुत ही चतुर होते हैं। किसी नाई और ब्राह्मण को ही अपनी बेटी सुलक्षणा के लिए कोई अच्छा वर ढूंढने के लिए भेज दो। अगर भगवान ने चाहा तो उसके लिए जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये बात सेठ जी को जच गई और उन्होंने तुरंत ही एक नाई और ब्राह्मण को बुलाकर सुलक्षणा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। उन्हें राह खर्च के लिए पैसे भी दिए और साधन का इंतजाम भी किया। साथ ही ये हिदायत भी दी कि तुम रिश्ता पक्का करके ही लौटना और मेरी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे सेठ से करना जिसका 9 महला मकान हो। लड़का योग्य होना चाहिए और उसे तिलक करके शुभ मुहूर्त पर बारात लेकर आने का न्योता दे देना ताकि दोबारा किसी को आना जाना ना पड़े। नाई और ब्राह्मण सेठ की आज्ञा लेकर चल पड़े। जितना आसान काम उन्होंने समझा था, ये काम उतना आसान नहीं था। वो देश विदेश घूमने लगे। पहले तो कोई ऐसा सेठ जिसका 9 महला मकान हो वो ही मिलना मुश्किल था। ऐसा सेठ कोई मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं कि उसके यहाँ पर शादी के लायक कोई बेटा हो। अगर बेटा हुआ भी तो वो सुलक्षणा की आयु के अनुसार विवाह के योग्य हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। कई लोग उन्हें समझाते कि ऐसा कोई रिश्ता आपको मिलेगा ही नहीं, इसलिए सेठ जी की लड़की का रिश्ता कहीं और अच्छे लड़के से तय कर दो। इसके लिए उन्हें लालच भी दिया गया, पर वो नाई और ब्राह्मण अपनी बात से टस से मस ना हुए। आखिर सेठ जी ने उनसे प्रतिज्ञा जो ली थी, घूमते घूमते वो नाई और ब्राह्मण जयपुर नगर में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत से लोगों से दरखास्त की तो पता चला कि वहां पर एक 9 महला मकान है तो सही।
वे उस मकान का पता लगाकर वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है कि मकान तो खंडहर हुआ पड़ा था। आसपास के लोगों से पता किया तो ये बात पता चली कि कई वर्षों पहले सेठ और सेठानी की मृत्यु के बाद अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। लोग भी अब यहाँ पर कम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर नागों का बसेरा है। सेठ जी के परिवार के बारे में पता चला कि सेठ पारसमल के 2 पुत्र थे जो उनकी मृत्यु के बाद अपने मामा जी के पास मथुरा के नजदीक ही किसी गांव में रहते हैं और उनमें से बड़ा लड़का सुदर्शन तो अब 22 साल का भी हो गया होगा। नाई और ब्राह्मण ये बात सुनकर खुश हो गए और उन दोनों लड़कों के बारे में पूरी जानकारी लेकर उनके मामा के गांव की तरफ रवाना हो गए। जब वहां पर पहुंचे तो सेठ जी के दोनों लड़के अपने मामा के साथ खेत पर गए हुए थे। नाई और ब्राह्मण को जलपान करवाने के बाद मामा जी को खेत पर खबर भेज दी गई तो मामा, उनका लड़का और जयपुर वाले सेठ पारसमल के दोनों बेटे घर पर आ पहुंचे। तब नाई और ब्राह्मण ने मामा जी को अपने आने का मकसद बताया और कहा कि वो सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन का रिश्ता श्रीनगर के सेठ दौलत राम की बेटी सुलक्षणा के साथ करना चाहते हैं। इस पर मामा ने कहा, वैसे तो बहन के दोनों बेटे मेरे बेटे मोहन के बराबर ही हैं। एक समय वो भी था जब इनके पिता के बराबर कोई सेठ इस पूरे इलाके में नहीं था, परंतु अब वो पहले वाली बात नहीं है। वास्तव में तो वे दोनों अब मेरे यहाँ पर मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। सुदर्शन की बजाय अगर आप मेरे बेटे मोहन के साथ रिश्ता तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास 3000 बीघा खेत है, नौकर चाकरों की कोई गिनती नहीं है। सेठ दौलत राम की बेटी हमारे यहाँ पर राज करेगी और आप लोगों को भी ढेर सारी भेंट पूजा मिलेगी, परंतु सुदर्शन को तिलक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु सेठ दौलत राम की कसम से बंधे हुए नाई और ब्राह्मण ने मामा की बात नहीं मानी और जयपुर के सेठ पारसमल के बेटे सुदर्शन को ही तिलक कर दिया और उसी के साथ सुलक्षणा का रिश्ता पक्का कर दिया। ब्राह्मण ने उसी वक्त पंचांग में एक शुभ मुहूर्त देखकर सुदर्शन और उसके मामा को बता दिया कि चैत्र मास के बाद वैशाख की शुभ अष्टमी को विवाह का एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसलिए विवाह के उस शुभ मुहूर्त से पहले ही आप लोग श्रीनगर में सेठ दौलत राम की 9 महला हवेली पर बारात लेकर पहुंच जाना। मामा मामी ने अनमने मन से हामी भर दी और नाई और ब्राह्मण को भोजन करवा के कुछ दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। सेठ दौलत राम के भेजे हुए नाई और ब्राह्मण ने आपस में ये तय कर लिया कि वो जयपुर के सेठ पारसमल की मृत्यु और उनके बच्चों की वर्तमान स्थिति के बारे में सेठ दौलत राम को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से सेठ जी नाराज हो जाएंगे और फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई इनाम नहीं मिलेगा। वापस पहुंचकर उन्होंने सेठ के सामने जयपुर के सेठ की 9 महला हवेली और उनकी आव भगत का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। सुदर्शन तो गुणवान था ही, ये सुनकर सेठ दौलत राम खुश हो गया और उन दोनों को खूब दान दक्षिणा दी। नाई और ब्राह्मण को उन्होंने माला माल कर दिया। आखिर वे दोनों उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करके आए थे और वो भी एक अमीर सेठ के बेटे के साथ। जयपुर के सेठ पारसमल का नाम उनके लिए कोई अनजान नहीं था। हीरे जवाहरात के व्यापारियों से वो जयपुर के सेठ पारसमल के बारे में सुनते रहते थे। भले ही विवाह की तारीख अभी 6 महीने दूर थी, पर सेठ दौलत राम ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने जनवासे के लिए एक बहुत बड़े भवन को ठीक करवाया और उसमें बारात के ठहरने का पूरा इंतजाम कर दिया। विवाह से 15 दिन पहले ही हलवाइयों ने कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन आदि बनाना शुरू कर दिया था। इधर मामा के घर पर कोई हलचल ही नहीं थी, मानो ना तो कुछ हुआ हो और ना ही कुछ होने वाला हो। जब विवाह के मुहूर्त में सिर्फ 2 महीने रह गए तो सुदर्शन ने अपने मामा से कहा, मामा जी, बारात ले जाने का भी कोई इंतजाम करना चाहिए। आखिर 25-30 दिन तो वहां पहुंचने में ही लग जाएंगे,
क्योंकि श्रीनगर बहुत दूर है। मामा ने कहा, बेटा मेरा तो वहां पर जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग खेती और अनाज के व्यापार से धन कमाकर अपना गुजारा चलाते हैं। अब तो तुम दोनों भी यहाँ पर रहते हो, तो कटाई के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, गांव में देख लो, जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे अपने साथ ले जाओ। सुदर्शन समझ गया कि मामा उनके साथ बारात में नहीं जाएंगे। उसने गांव में ही कुछ लोगों से बात की, परंतु जब दूल्हे का मामा ही नहीं जा रहा तो भला और कौन जाता। बस एक बूढ़े कोचवान ने जाने के लिए हामी भर दी और अपनी बैलगाड़ी भी तैयार करवा ली। एक बैल तो कोचवान के पास था, दूसरा बैल मामा ने दे दिया कि नहीं तो गांव के लोग थू थू करेंगे। जब सफर पर जाने की सारी तैयारी हो गई तो रास्ते के लिए मामा ने बैलों का चारा बैलगाड़ी में रखवा दिया। मामा ने भी अपना फर्ज पूरा करते हुए बहू के लिए एक साड़ी और रास्ते में खान पान के लिए चना चबाना दे दिया। 3 आदमियों की छोटी सी बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी। अब क्या होगा जब सेठ दौलत राम के यहाँ पर 3 लोगों की बारात जाएगी, और जब सेठ को उनकी असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या सेठ सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे या बारात वापस लौटा दी जाएगी। अब जयपुर के सेठ पारसमल के बड़े बेटे सुदर्शन की बारात श्रीनगर के लिए निकल पड़ी थी। कोचवान ने बैलों को हाँक कर सुदर्शन की तरफ देखा और कहा, बेटा सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने संगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। आज हमें सिर्फ 3 आदमियों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए जाना पड़ रहा है। एक समय था जब तुम्हारे पिता सेठ पारसमल की बारात हमारे गांव में आई थी तो आसपास के गांव में भी तहलका मच गया था। 3 मील पहले ही बैंड बाजों की आवाज से पता लग जाता था कि जयपुर वाले नगर सेठ की बारात आ रही है। बारात 7 दिनों तक गांव में ठहरी थी और उन 7 दिनों में पूरे इलाके में जैसे मेले का माहौल बना हुआ था। बारात की विदाई में तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर के बारिश की थी, जिसे देखकर लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। सुदर्शन और सुमंगल दोनों सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सुमंगल ने पूछा, अच्छा मामा जी, हमारे दादाजी देखने में कैसे लगते थे? कोचवान ने जब अपने लिए मामा शब्द सुना तो वो भावुक हो गया। कहने लगा, यही तो फर्क है संस्कारों का। आप दोनों मुझे मामा कहते हो और आपके मामा जी का बेटा मोहन हमें पैरों की जूती समझता है। आप लोगों की इसी विनम्रता के कारण मैं आपके साथ बारात में चल रहा हूँ। गांव में से भी कई लोग आपके साथ बारात में चलना चाहते थे। कुछ तो उनके रोजगार की मजबूरी और कुछ आप लोगों के मामा का इशारा। आखिर वे लोग भी तो आपके मामा के खेतों में काम करके ही अपना गुजारा चलाते हैं। एक दबंग जमींदार से वैर कौन मोल ले? सुदर्शन ने कहा, कोई बात नहीं, मामा जी का क्या इतना ही एहसान कम है कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों को उन्होंने अपने घर में शरण दी। सुदर्शन ने आगे कहा, वैसे मुझे भी ये जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे दादाजी कैसे दिखते थे। कोचवान ने कहा, बेटा आदमी क्या, वो तो हीरा थे और वैसे भी उनका नाम हीरा मल ही था। देखने में बिल्कुल सुदर्शन जैसी कदकाठी और बहुत ही सुंदर थे। बस दोनों में उम्र और अनुभव का ही अंतर है। मेरा विचार है कि उनकी आयु में आकर सुदर्शन बिल्कुल अपने दादाजी जैसा ही लगेगा। सुदर्शन अपनी तुलना अपने दादाजी से देखकर बहुत ही खुश हो गया। तभी उसने देखा कि 2 साधु गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे और उस समय गाड़ी मथुरा से वृंदावन होते हुए बाहर निकली ही थी। कोचवान ने सुदर्शन की तरफ देखा तो सुदर्शन ने कोचवान को गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर सुदर्शन उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं ने बताया
कि वे दोनों कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। यदि उनकी बैलगाड़ी में उनके बैठने की जगह भी हो तो। सुदर्शन ने दोनों साधुओं को बैलगाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। आखिर बैलगाड़ी में जगह ही तो बनानी थी। साधुओं को आराम से गाड़ी में बिठाने के बाद बैलगाड़ी आगे को चल पड़ी। ये देखकर साधु और कोचवान दोनों लोग ही बहुत ही प्रसन्न हो गए। साधुओं ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया, बेटा ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम दोनों बड़े ही संस्कारी परिवार के बेटे लगते हो और तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम बहुत ही बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। अपनी तारीफ सुनकर सुदर्शन सकुचा गया। गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती रही और साधुओं के साथ सुमंगल, सुदर्शन और कोचवान की बातचीत भी चलती रही। साधुओं की संगति का एक फायदा ये भी हुआ कि उन्हें रास्ते में रुकने के लिए कोई ठिकाना खोजना नहीं पड़ता था। जहां भी शाम हो जाती वे लोग आसपास के साधुओं के किसी डेरे, मठ या आश्रम में रात गुजार लेते। इस तरह रात का भोजन और सुबह का नाश्ता साधुओं के साथ ही होता था। चलते समय वे रास्ते के लिए भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते। बैलगाड़ी चलते चलते अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी, पर इस बीच साधुओं का उन दोनों भाइयों के साथ बहुत ही अपनापन हो गया था। इसलिए जब साधु उतरने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा कल अमावस्या है और अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अब शाम हो चुकी है और रात को तो यहाँ पर रुकना ही है। अगर तुम लोग भी सुबह सरोवर में स्नान कर लो तो पुण्य के भागी बन जाओगे। अगर भगवान ने चाहा तो गुरुजी से आज्ञा लेकर हम दोनों भी तुम्हारे साथ श्रीनगर चलेंगे। तुम्हारे विवाह के बाद वापस लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हम दोनों को ये विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुदर्शन ने हामी भर दी तो बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम में जा पहुंची। गुरुजी वैसे तो एक बैरागी इंसान थे, पर गृहस्थों के बारे में उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उन्होंने दोनों लड़कों को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वो इन दोनों के रुकने की व्यवस्था और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था कर दें। उन दोनों के साथ आए हुए दोनों साधुओं ने सुमंगल और सुदर्शन का परिचय अपने गुरुजी से करवाया और स्वयं भी उनकी बारात में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, वैसे तो साधुओं को गृहस्थों के कार्यक्रम और समारोहों से बचना चाहिए, परंतु शास्त्रों के अनुसार सात्विक गृहस्थों की संगत में कोई दोष नहीं है। इसलिए तुम इन दोनों बच्चों के साथ श्रीनगर जा सकते हो और फिर विधि के अनुसार इनका विवाह करवा के जल्द ही वापस लौट आना। उन दोनों साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर सुमंगल और सुदर्शन बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनकी इतनी लंबी यात्रा अब निरस नहीं रहेगी और बारात में भी अब 3 से बढ़कर 5 आदमी हो गए थे। सभी लोगों ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे चल दिए। अब तो कोचवान, सुमंगल और सुदर्शन की सभी चिंताएं मिट चुकी थीं। कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बाद सुदर्शन की बैलगाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। अभी वे लोग जम्मू नगर की तरफ पहुंचने वाले थे कि तब बड़े साधु ने कोचवान से कहा, कोचवान जी आप ऐसा कीजिए कि बैलगाड़ी को नदी के किनारे पर बसे हुए स्वामी नित्यानंद के आश्रम में ले चलिए। हमारा आज रात का विश्राम उन्हीं के आश्रम में होगा और आगे की यात्रा भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही की जाएगी। कोचवान ने गाड़ी साधु की इच्छा के अनुसार आश्रम में जाकर रोक दी। भोजन के पश्चात सभी को स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी जी ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहने लगे, मुझे गुरुजी का संदेश मिल चुका है। अब आगे की यात्रा आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे, क्योंकि आपके बैल और आपकी गाड़ी इस पहाड़ी रास्तों पर चलने में सक्षम नहीं है और बाकी की सारी व्यवस्था आपको पंडित जी समझाएंगे। अब आप सभी लोग विश्राम कीजिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर आपको आगे की यात्रा पर निकलना है। स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी बड़ी ही शांति से
उनके कमरे से बाहर आ गए और अपने अपने जगहों पर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। सुदर्शन और सुमंगल उस आश्रम की व्यवस्थाएं देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि हम लोग तो बहुत ही तेजी के साथ कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, परंतु फिर भी हमारे पहुंचने से पहले गुरुजी का आदेश स्वामी जी तक पहुंच गया और उसी के अनुसार सारा इंतजाम कर दिया गया। सुबह उनके उठने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थीं और फिर सुबह का भोजन करने के बाद वे सभी स्वामी जी को प्रणाम करके उनके 2 शिष्यों के साथ आगे के लिए चल दिए, क्योंकि आश्रम की बैलगाड़ी को हाँकने के लिए इन शिष्यों को स्वामी जी ने भेजा था। अब बैलगाड़ी में सवार 7 लोग धार्मिक चर्चाएं करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और श्रीनगर पहुंचने से पहले वो पंडित विश्व मोहन भट्ट के गुरुकुल में जा पहुंचे। अभी भी विवाह के मुहूर्त में 5 दिन बाकी थे। रात के समय गुरुकुल में आराम करने के बाद सुबह सुबह पंडित जी ने सभी को बुलाया। पंडित जी ने उन सभी से शादी के इंतजामों के बारे में पूछा, मगर यहाँ पर तो सिर्फ दूल्हे सुदर्शन के अलावा और कोई भी इंतजाम नहीं था। ना सहरा, ना पोशाक, ना बैंड बाजा और उपहार के नाम पर सुदर्शन की मामी की दी हुई सिर्फ एक साड़ी थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि जैसा भी हो सकेगा गुरुकुल की ओर से सारे इंतजाम किए जाएंगे, मगर सुदर्शन पंडित जी को धन्यवाद देते हुए बड़ी ही विनम्रता से इसके लिए इनकार कर देता है। उसका कहना था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और अगर मेरी असलियत देखकर ही सेठ जी अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं ये सब दिखावा नहीं करना चाहता। परंतु पंडित जी नहीं माने। वो बैलगाड़ी की सजावट कराकर ही माने। वो सारा दिन इन्हीं सभी इंतजामों में बीत गया। तब पंडित जी ने साधु जी को एक सलाह दी कि श्रीनगर पहुंचने से पहले रास्ते में एक देवी माता का मंदिर है जो यहाँ से सिर्फ 2-3 मील ही दूर है और ऐसी मान्यता है कि देवी माँ उस मंदिर में आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले देवी माता के दर्शन जरूर करें। उसके बाद ही श्रीनगर में सेठ दौलत राम की हवेली की तरफ जाया जाएगा। देवी माँ जो भी करेंगी वो शुभ ही होगा। और इसके बाद बैलगाड़ी देवी माँ के मंदिर की तरफ चल पड़ी। वहां पर वे सभी उतरे और मंदिर में देवी माँ के दर्शन किए, पूजा आराधना की। मंदिर के पंडित जी ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा मंगल हो। माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारा विवाह सुख शांति से पूरा हो जाएगा। जैसे ही वे लोग वापस जाने के लिए पलटे तो उनके सामने साज श्रृंगार से सजी हुई एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के साथ आई हुई एक महिला ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं आप? सुमंगल ने जवाब दिया, माताजी, ये मेरे बड़े भाई साहब सुदर्शन हैं और हम सब इनके विवाह के लिए बहुत ही दूर से यहाँ पर आए हैं। इस पर वो महिला हंसने लगी और बोली, ये तो पंडित जी के आशीर्वाद से पता चल ही गया है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहाँ पर जा रहे हैं? साधु महाराज ने उत्तर दिया, देवी, ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं और इस समय श्रीनगर के सेठ दौलत राम के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी सुलक्षणा के साथ होना तय है। अपना नाम सुनकर सुलक्षणा चौंक पड़ी। अरे, ये तो मेरे साथ ही विवाह करने के लिए आए हैं, मगर इनकी बाकी बारात कहाँ पर है? सुलक्षणा ने सुदर्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। देखने में तो सुदर्शन उसे पहली बार में ही पसंद आ गया। इसके बाद सुलक्षणा ने बुआ जी से कहा कि वे इनसे पूछें कि इनकी बाकी बारात और इंतजाम क्या है। बुआ जी ने पूछा, आपकी बाकी बारात कहाँ पर है? और आपकी तो किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं लग रही। सुदर्शन ने जवाब दिया, माताजी, मेरी बारात में बस यही 5 आदमी हैं। ये भी रास्ते में ही हमसे जुड़े हैं। घर से तो हम केवल 3 लोग ही चले थे। बुआ जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हारी शादी सुलक्षणा से होकर ही रहेगी।
इसके बाद बुआ और सुलक्षणा के साथ सभी लोग मंदिर से पूजा करके वापस लौट गए और सुदर्शन अपनी बारात के साथ आगे बढ़ गया। इधर सेठ दौलत राम ने अपने कुछ आदमियों को भेज रखा था जो सुदर्शन की बारात की सूचना उस तक लेकर आएंगे। अब तो शादी को सिर्फ 4 दिन ही बचे थे, परंतु बारात का कोई अता पता नहीं था। सेठ जी को शंका हुई कि कहीं ब्राह्मण और नाई अपना काम ठीक से करके आए भी हैं या नहीं। उन्होंने फौरन रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। नाई और ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिया कि सेठ जी बारात दूर से आ रही है, इसलिए शायद देरी हो गई। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि एक नौकर ने आकर सूचना दी, सेठ जी बारात आ गई है। ये सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूछा, अरे भाई बारात में कितने आदमी हैं? तो नौकर बोला, सेठ जी सिर्फ 7 आदमियों की बारात है। सेठ जी तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बारात रुकी थी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने कोचवान से पूछा, भाई बाकी बारात कहां पर है? बाकी कितने लोग और बारात में आ रहे हैं? कोचवान ने सेठ को नमस्कार करते हुए कहा, सेठ जी बारात में तो हम सिर्फ 7 लोग ही आए हैं। इसके बाद कोचवान ने सारी बात सच सच सेठ जी को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद सेठ जी आग बबूला हो गए। उन्होंने रिश्ता तय करने वाले नाई और ब्राह्मण से पूछा कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वे दोनों कहने लगे, सेठ जी हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। सुदर्शन के पिताजी भी एक सेठ थे और उनकी 9 महला हवेली है और वो लड़का हर तरह से आपकी बेटी के योग्य है, चाहे आप खुद ही परख लीजिए। तब सेठ जी के मुनीम ने सलाह दी कि मालिक बारात के ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसी वक्त इन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं होगा। सेठ जी मुनीम की बात मानकर कुछ शांत हो गए और बारात को ठहराकर वापस अपने घर लौट आए। इस दौरान सुदर्शन और सुमंगल दोनों बिल्कुल शांत ही रहे। सेठ जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तब लड़की के मामा ने कहा, देखिए लड़का गरीब है, परंतु अगर वो योग्य है तो उसे एक बार परखना ठीक रहेगा। सुलक्षणा की माँ ने कहा कि अगर वो हमारा घर जमाई बन जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। बरसों से हमें जो बेटे की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन सेठ जी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ जनवासे में जा पहुंचे, जहां पर बारात को ठहराया गया था। तब सेठानी ने सुदर्शन से कहा, बेटा तुम बहुत ही गरीब हो, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाएगी, इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहाँ पर घर जमाई बनकर रहो। ये सुनकर सुदर्शन शांत रहा और फिर बोला कि उसे ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बात ना बनती देखकर सेठ जी वापस अपने घर आ पहुंचे। सुलक्षणा को जब ये पता चला कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया है, तो उसके मन में सुदर्शन के लिए आदर और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुदर्शन से ही करूंगी, नहीं तो मैं सारी उम्र कुंवारी ही रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे सेठ और सेठानी मान तो गए और वो इस शादी के लिए राजी भी हो गए, पर मन ही मन में सेठ जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी के बाद बेटी को दान दहेज में कुछ भी ना देने का फैसला कर लिया और अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया कि अगर शादी के बाद किसी ने भी सुलक्षणा को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे किए गए और फिर विदाई की घड़ी भी आ गई। सेठ जी की कसम के कारण किसी भी रिश्तेदार ने सुलक्षणा को कोई भी भेंट नहीं दी। सुलक्षणा को सिर्फ एक साड़ी जो कि उसकी मामी सास ने दी थी, उसी में विदा कर दिया गया। सुलक्षणा इस बात से बहुत ही दुखी हुई। तब उसने अपनी माँ को परखने के लिए कहा, माँ तुम मुझे 10 रुपए तो दे ही सकती हो। तब माँ ने ये कहकर मना कर दिया, बेटी मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ
तुम्हारे पिता का ही है, इसलिए उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। इस तरह सुलक्षणा की डोली वहां से विदा हो गई। अपने साथ आए हुए बारातियों को उनकी जगहों पर छोड़कर और सभी बारातियों का धन्यवाद करके सुलक्षणा, सुमंगल और सुदर्शन सभी अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जब वे लोग रास्ते में थे तब सुलक्षणा ने कहा कि हम सभी लोगों को मामा जी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद भी बारात में नहीं आए, इसलिए वो हमारी शादी से खुश नहीं होंगे। तब सुमंगल ने भी अपनी भाभी की बात का समर्थन किया और कहा कि हमें मामा जी के घर ना जाकर अपनी जयपुर वाली पुश्तैनी हवेली में जाना चाहिए, क्योंकि मामा जी का बर्ताव उन सभी के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर सुदर्शन जयपुर जाने के लिए राजी हो गया। जयपुर में अपनी पुरानी खंडर हवेली पर पहुंचकर उन्होंने कोचवान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। उन सब ने मिलकर उस पुरानी हवेली की सफाई की, उसे रहने लायक बनाया गया। रात को थक हार कर वे सभी लोग सो गए। रात को सोते हुए सुदर्शन को सपने में उसके पिताजी ने आकर बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, जहां पर उसके लिए कुछ उपहार रखे हैं। नींद खुलते ही सुदर्शन ने सपने वाली बात अपनी पत्नी और अपने भाई को बताई। सुबह होते ही वे सभी हवेली के तहखाने में पहुंच गए, जहां एक संदूक में उन्हें लाखों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात मिले। ये देखकर उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब वे लोग गरीब नहीं रह गए थे। इस धन से सुदर्शन ने अपना एक नया व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो जयपुर का सबसे धनवान सेठ बन गया। और साथ ही साथ उसने अपनी पुरानी हवेली को नया बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया। एक दिन की बात है, कुछ केसर के व्यापारी 100 ऊंटों पर केसर लादे हुए जयपुर शहर में पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाजों में लोगों से केसर खरीदने के लिए कहने लगे, परंतु शर्त ये थी कि एक ही आदमी को 100 के 100 केसर के ऊंट खरीदने होंगे और उसे सारा भुगतान एक ही बार में सोने के सिक्कों के रूप में करना होगा। पूरे जयपुर शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने उन केसर बेचने वालों को सलाह दी कि आप लोग एक बार 9 महला हवेली के मालिक सेठ सुदर्शन के पास चले जाओ, शायद वहां पर तुम लोगों के केसर बिक जाएं। केसर के व्यापारी सेठ सुदर्शन की 9 महला हवेली के बाहर आकर जोर जोर से केसर बेचने के लिए आवाजें लगाने लगे। सुदर्शन ने पहले तो केसर खरीदने से मना कर दिया, परंतु फिर उसकी पत्नी सुलक्षणा ने बताया कि ये ऊंट उसके पिता के ही द्वारा केसर बेचने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है कि इतना केसर कोई एक साथ नहीं खरीद सकता और सुदर्शन को ये सारा केसर खरीदकर सेठ दौलत राम का ये घमंड तोड़ देना चाहिए। सुदर्शन ने कहा कि हम इतने सारे केसर का क्या करेंगे। तब सुलक्षणा बोली कि हमारी हवेली में जो इतना काम चल रहा है, तो हम ये सारा केसर चूने और मिट्टी के गारे में मिला देंगे, ताकि हमारे घर की दीवारों में से केसर की महक आए। सुदर्शन अपनी पत्नी की बात पर राजी हो गया और उसने सारा केसर खरीद लिया और उस केसर को चूने और मिट्टी के गारे में डलवा दिया। इसके बाद उसने केसर के व्यापारियों को सोने के सिक्के दिए और उन्हें जलपान करवा के वापस भेज दिया। सारा केसर बेचकर जब वे लोग अपने असली मालिक सेठ दौलत राम के पास पहुंचे, तो उन्होंने सारा किस्सा अपने मालिक सेठ दौलत राम को कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद सेठ दौलत राम हैरान रह गया कि इतना बड़ा सेठ कौन है, जरूर इस सेठ से जाकर मिलना चाहिए। सेठ ने अपने नौकरों से जयपुर के सेठ सुदर्शन का नाम और पता पूछ लिया। तब नौकरों ने उस सेठ का नाम और पता बताने से उन्हें मना कर दिया और ये कहा कि जयपुर के उस सेठ ने उन्हें कसम दिलाई है कि उस सेठ का नाम और पता वो किसी को नहीं बताएंगे। तब सेठ ने कहा, ठीक है, नाम पता ना बता सको, पर तुम हम लोगों को वहां पर ले जा तो सकते हो। तो नौकर इस बात पर राजी हो गए। सेठ ने जल्दी से जल्दी अपने व्यापार के सारे काम निपटाए और सारी जिम्मेदारी मुनीम को सौंपकर
वो अपनी पत्नी और नौकरों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थानों पर होते हुए आखिरकार वे लोग जयपुर शहर में पहुंच गए। सेठ जी की बग्गी जयपुर में एक आलीशान 9 महला हवेली के सामने आकर रुक गई। वे लोग बग्गी से नीचे उतरे, तभी सामने से उनकी बेटी सुलक्षणा आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सेठ दौलत राम और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए, परंतु अपनी कुल परंपरा के अनुसार वे लोग बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। सेठानी ने सुलक्षणा को आवाज लगाई। बेटी ने अपनी माँ को तो देखा, परंतु वो आगे नहीं बढ़ी। सेठ सेठानी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। तब सेठ जी ने कहा, बेटी हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। ये कहते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ सुलक्षणा के पास भेजी, परंतु सुलक्षणा ने वो भेंट स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं इसे स्वीकार करती हूँ तो ये मेरे पति का अपमान होगा, क्योंकि आप लोगों ने शादी के समय भी उनका अपमान किया था। हमें दहेज में 10 रुपए तक नहीं दिए गए थे। अब भगवान की दया से मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर सेठ सेठानी फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतने में सुदर्शन वहां पर आ पहुंचा। अपने सास ससुर को रोते हुए देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। जब उसे सारी बात का पता चला तो उसने सुलक्षणा को अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए कहा। सुलक्षणा ने अपने माता पिता से ये कहते हुए माफी मांगी कि मैंने इनके साथ जो भी बर्ताव किया वो इन्हीं से सीखा है। सुदर्शन अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आया। वैसे तो वे लोग घर के अंदर आने को तैयार नहीं थे, पर सुदर्शन ने कहा कि वे लोग सिर्फ सुलक्षणा के ही माता पिता नहीं बल्कि उसके भी माता पिता हैं। 2-3 दिन अपनी बेटी के घर में रहने के बाद सेठ और सेठानी वापसी में कुछ दिन तक मथुरा और वृंदावन में रहे और फिर वापस लौट गए। उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था कि उन्होंने सुदर्शन जैसे एक नेक और अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया था, परंतु अपनी बेटी और अपने जमाई को सुखी और संपन्न देखकर वे दोनों बहुत ही खुश थे। तो दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।